मैं ये कह सकता कि इंटरव्यू किस डायरेक्शन में लेके जाना है वो काइंड ऑफ हम क्या बोल रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। करंटली भी हमें पता है सिचुएशन क्या है, मार्केट का रिसेशन चल रहा है, तो उसकी वजह से रिजल्ट में इसका डिले हुआ था। ये चीज़ मैं मतलब कहना चाहूँगा जो हमारे ऑडियंस है उनके लिए कि लैंग्वेज उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप किस लैंग्वेज में कर रहे हो, लॉजिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि हम अच्छा कॉन्टेंट हो कोई और हमारे कॉन्टेंट अच्छे नहीं जा रहे होते तो तभी मन करता है कि सब कुछ बंद कर दो, और अगर ऐसा मन कर रहा है तो वही कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूँ आदित्य। तो दोस्तों आज हम नए प्लेलिस्ट को स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर हम अलग अलग गेस्ट को बुलाएंगे, उन्होंने कैसे इंटरव्यू के अंदर प्रिपरेशन की थी, जो कि अच्छे खासे प्लेसमेंट ले चुके हैं। ऐसे गेस्ट को हम बुलाएंगे इस पॉडकास्ट वाले सीरीज़ के अंदर एंड उनसे जानेंगे कि उन्होंने कैसे प्रिपरेशन की उनके इंटरव्यूज़ के लिए, उनका क्या स्ट्रैटेजी थी, वो सब हम इस वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज के हमारे फर्स्ट जो पॉडकास्ट के अंदर गेस्ट आने वाले हैं जो कि है आकाश सिन्हा। तो आकाश को अभी अभी यूबीएस के अंदर इंटर्नशिप लगी है, तो उसकी जर्नी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, उसने कैसे प्रिपरेशन की और उससे कुछ टिप्स लेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहना और मिलते हैं आकाश के साथ। तो आओ चलिए बात करते हैं आकाश के साथ। हेलो आकाश। हेलो आदित्य। तो आकाश, आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं तुम्हारे इंट्रोडक्शन के साथ, तो प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन देना ऑडियंस को। Yes, so I am Akash Sinha and I am from VIT Pune, currently pursuing my BTech degree in computer engineering. So इंट्रोडक्शन में मैं फिलहाल यही कहना चाहूँगा कि मतलब बेसिकली अगर टेक्निकल फील्ड की बात करें तो आई एम वेरी मच कीन इनटू कोडिंग. So I used to regularly give contests on different platforms like CodeChef, CodeForces and LeetCode. So currently I am a 4-star coder at CodeChef, and on CodeForces I am a pupil, and on LeetCode I am yet to become a knight yet, but I have a 1800 plus rating. Yeah. ओके, ये बहुत बढ़िया नंबर है। तो आकाश जरा बात कर तुम्हारे जॉब रोल के बारे में। तो तुम्हारा अभी करंट जॉब रोल क्या है? मेरा करंट जॉब रोल है डेटा एनालिस्ट इंटर्न. सो बेसिकली इस रोल में मुझे अभी वर्क करना होता है डेटाबेस रिलेटेड. सो बेसिकली एसक्यूएल, पाइथन, ये सब चीज़ों का अभी यूज हो रहा है मेरे रोल में. अच्छा, तो बेसिकली तुम्हारा एनालिटिक्स का ही रोल है? यस. सो बेसिकली हम ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं जिसमें कोई डेटा कंपनी का आता है, तो उस बेसिस पे हमको उसका एनालिसिस करके एक ओवरव्यू देना होता है, एक ओवरऑल रिजल्ट उनको प्रोवाइड करना होता है. तो उसके लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशंस यूज करके उनको एक फाइनल ओवरऑल रिव्यू देते हैं कि क्या इसका रिजल्ट क्या है इस डेटा का. अच्छा, तो मतलब ये पूरा आपको सिखाते हैं कि मतलब पहले से मतलब नॉलेज थी अपने इस फील्ड के बारे में? ट्रेनिंग सेशन हुए थे? हाँ जी. सो ट्रेनिंग सेशन के बारे में तो ऐसे मतलब अलग से कुछ ट्रेनिंग सेशन नहीं हुआ. बस हमने जो पहले दिन ज्वाइन किया था तो उन्होंने हमें खाली इतना बोला था कि हम एसक्यूएल और पाइथन रिलेटेड काम करने वाले. तो उन्होंने स्टार्टिंग फेज में हमें डायरेक्ट प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने नहीं दिया, बट कुछ सैंपल केसेस पे काम करने दिया. जैसे कि आप ये एक टेबल बना के देखो, इसमें एक एक्सेल फाइल दी, आप इधर से डेटा लोड करके देखो, ट्राई करो करने का. तो उसमें मतलब एक स्टार्टिंग के 2-3 दिन में कह सकता हूँ कि उसमें हमने अलग अलग चीज़ें ट्राई की कि कैसे हम कर सकते. तो खुद ही से हमने सीखा और थोड़ा बेसिक आइडिया तो था मुझे एसक्यूएल और पाइथन के बारे में, क्योंकि कॉलेज में भी कोर्सेज हुए थे इस पे, तो थोड़ा आइडिया था बेसिक. बट थोड़े चैलेंजेस थे इसमें भी करने के लिए, तो धीरे धीरे देख देख के सीखा. और फिर मतलब बेसिकली मैं बोल सकता कि फर्स्ट वीक मुझे एक काइंड ऑफ प्रैक्टिस के लिए उन्होंने दिया था टाइम, और उसके बाद एक बार सेट हो गया, उनको लगा कि सब सही है, तो उधर से फिर उन्होंने प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर दिया, मतलब प्रोजेक्ट में काम करने के लिए पर्टिकुलर रोल दे दिया. अपन स्किल्स के बारे में बात करेंगे, बट अभी बात करते हैं कि ये कंपनी कब आई थी अपने कॉलेज के अंदर? कॉलेज में ये कंपनी आई थी अराउंड फरवरी में. ओके. इसके पूरे प्रोसेस में क्या क्या हुआ था, एक बार स्टेप बाय स्टेप बताओगे अपने ऑडियंस को? हाँ जी. सो इसके स्टेप बाय स्टेप, सो इनिशियली कंपनी आई थी एकदम फरवरी स्टार्ट में, तो उन्होंने एप्लीकेशंस लिए, वो सब हुआ. फिर ऑनलाइन जो इसका फर्स्ट असेसमेंट था कोडिंग स्किल और
MCQ क्वेश्चंस के ऊपर था, वो हुआ था 3 फरवरी को। सो 3 फरवरी को जब टेस्ट हुआ तो फिर उसमें अराउंड 30 MCQs थे और फिर एक कोडिंग क्वेश्चन था। तो उस बेसिस पे उन्होंने आई गेस अराउंड 20 पीपल को शॉर्टलिस्ट किया था इंटरव्यू राउंड्स के लिए। तो इंटरव्यू राउंड 6 फरवरी को हुआ था, 3 दिन बाद। तो उस इंटरव्यू राउंड में अराउंड आई गेस 20 पीपल थे, तो उनको ग्रुप में डिवाइड कर दिए थे। 6 to 8 स्लॉट्स थे आई गेस, डिफरेंट इंटरव्यूअर्स थे सबको। और इंटरव्यू में फिर उस हिसाब से मतलब बेस्ड ऑन इंटरव्यूअर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए सबको। और फिर इसका रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लग गया था, क्योंकि एट दैट मोमेंट लाइक करंटली भी हमें पता है सिचुएशन क्या है, मार्केट का रिसेशन चल रहा है। हाँ। तो उसके वजह से रिजल्ट में इसका डिले हुआ था, क्योंकि आई गेस जैसा हमें पता चला था कॉलेज में कि कंपनी श्योर नहीं थी कि उन्हें हायर करना है कि नहीं। सो इंटरव्यू लेने के बाद वो तकरीबन 1 महीना उन्होंने लिया फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए। फिर जब फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो फॉर्चुनेटली मैं सिलेक्ट हो गया, और मेरे साथ और 5 लोग थे मेरे कॉलेज से, मतलब टोटल 6 लोग सिलेक्ट हुए थे। 6 लोग, अच्छा। तो इस कोडिंग राउंड के अंदर आपने बोला 30 MCQ थे, राइट? जी हाँ। तो उसमें एप्टीट्यूड भी था कि कोडिंग वाले पार्ट ज़्यादा था? मिक्स था वो। स्टार्टिंग के कह सकता 30 में से 15 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के थे और 15 क्वेश्चन अपने CS फंडामेंटल्स के ऊपर थे। अच्छा, कोर सब्जेक्ट्स के ऊपर। जी हाँ। अच्छा, एंड कोडिंग क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन अभी याद है ऐसे, जैसे कि एरे का वगैरह कुछ क्वेश्चन दिया गया था ऐसे? हाँ, मतलब मुझे मेरा क्वेश्चन तो याद है। बेसिकली जो कोडिंग क्वेश्चन था वो सबको अलग आया था, बट अच्छा। जितना हम मुझे पता चला डिस्कशन के बाद कि बेसिकली 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन थे, 3 कोडिंग क्वेश्चन थे, उसमें से एक सबको आया रैंडमली। तो मुझे जो क्वेश्चन आया था वो थोड़ा इजियर था। वो था बेस्ड ऑन बाइनरी स्ट्रिंग्स। सो क्वेश्चन ऐसा था कि 2 स्ट्रिंग्स दिए हुए थे, बाइनरी स्ट्रिंग्स, और एक स्ट्रिंग फिक्स थी और दूसरी स्ट्रिंग को हम मॉडिफाई कर सकते थे। तो बेसिकली बाइनरी स्ट्रिंग मतलब 0 और 1 रहेगी उसमें सेकंड स्ट्रिंग में। तो मुझे ऐसा मॉडिफाई करना है सेकंड स्ट्रिंग को जिससे जब उसका एक्सऑर निकालेंगे फर्स्ट स्ट्रिंग के साथ तो वो मैक्सिमम आए रिजल्ट। सो मैं मॉडिफिकेशन के लिए उन्होंने रूल दिया था कि जो स्ट्रिंग में ऑलरेडी प्रेजेंट डिजिट्स है, लाइक अगर स्ट्रिंग में 4 0 है 3 1 है, तो मैं वो 4 0 और 3 1 को कहीं भी प्लेस कर सकता हूँ, उसकी पोजीशन चेंज कर सकता हूँ, बट कोई एक्स्ट्रा 0 या एक्स्ट्रा 1 ऐड नहीं कर सकता उसमें। सो बेसिकली उसके पोजीशंस इस तरह से सेट करने थे जिससे फर्स्ट स्ट्रिंग के साथ उसका एक्सऑर निकालेंगे तो मैक्सिमम रिजल्ट आएगा। सो मतलब 1 1 1 वाला ऐसा? राइट। अच्छा, तो मतलब एक्सऑर टॉपिक जैसे कि मैथमेटिक्स के अंदर आता है ना, मतलब? जी हाँ। तो थोड़ा बहुत लोग उसको कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें। हाँ। तो उसके भी अच्छे खासे क्वेश्चन है लिट कोड के ऊपर, मैंने भी बहुत सारे सॉल्व किए थे, बट अच्छा है वो भी टॉपिक। तो ठीक है, अब आते हैं इंटरव्यू प्रोसेस की तरफ। तो इंटरव्यू के अंदर कितने पैनल्स आए थे वैसे? इंटरव्यू में बेसिकली 6 पैनल्स थे, मतलब 6 पैनलिस्ट। तो मुझे जो पैनलिस्ट मिले उसमें 2 लोग थे जो इंटरव्यू ले रहे थे, मतलब 2, एक डायरेक्टर थे, एक एसोसिएट डायरेक्टर थे। मतलब तुम्हारा इंटरव्यू 2 लोगों ने लिया? जी हाँ। अच्छा, तो इंटरव्यूज के अंदर फिर कैसे कैसे उन्होंने क्वेश्चंस पूछे? हाँ, सो इंटरव्यू का जो प्रोसेस हुआ था तो उसमें उन्होंने सबसे पहले तो एनीवेज इंट्रोडक्शन ही पूछते सबको। तो उन्होंने पहले तो खुद का इंट्रोडक्शन दिया, फिर उन्होंने मुझे कहा कि हमने अभी तक आपका रेज्यूमे देखा नहीं है, तो उनको कुछ समय चाहिए था रेज्यूमे देखने के लिए। तो तब तक उन्होंने मुझे बोला कि आप अपना इंट्रो दे दो। तो मैंने इंट्रो दिया अपना। तो उसके बाद इंट्रो में मैंने कोशिश की, जैसे अभी भी आपको मैंने इंट्रो दिया इसमें, तो काइंड ऑफ सिमिलर ही इंट्रो दिया था मैंने तभी भी। तो उनको वो सब बताया, कोडिंग में इंटरेस्ट है वगैरह वगैरह। और उसके बाद उनके वो फिर भी थोड़ा उनको और टाइम चाहिए था मेरे रेज्यूमे गो थ्रू करने के लिए। तो उन्होंने मुझे पूछा कि अगर आपको कुछ क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन में मतलब मैं जितना प्रैक्टिस करके गया था इंटरव्यू के लिए, तो मुझे लगा कि अगर कभी भी इंटरव्यूअर कुछ पूछ रहा है कि आपको कुछ कंपनी के बारे में पूछना है, तो हमें हमेशा कुछ तो पूछना चाहिए, क्योंकि उससे उन्हें ऐसा फील होगा कि एटलीस्ट ये पर्सन इंटरेस्टेड है कंपनी में। जी हाँ। सो इसलिए मैंने बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे उनको कि लाइक कंपनी का वर्क कल्चर कैसा है एंड क्या है, और बाकी कुछ थोड़ा रिसर्च भी करके गया था मैं कंपनी के बारे में कि कंपनी का टैगलाइन वगैरह क्या है। तो मैंने भी उनको बताया था कि मैंने ऐसा पढ़ा है कि टीम वर्क के ऊपर काफ़ी बिलीव करते हैं कंपनी में। तो
आपका क्या कहना है इस बारे में, तो मतलब ऐसा बेसिक क्वेश्चन पूछा था उनको, तो उन्होंने बताया था कि कैसा वर्क कल्चर है एंड ऑल। फिर इंटरव्यू में फिर अगर मेन क्वेश्चन पे आया तो उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया डायरेक्ट मेरे प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो जैसे वो रेज्यूमे पढ़ रहे थे मेरा, तो रेज्यूमे में मैंने 4-5 प्रोजेक्ट्स लिख के रखे थे जो मैंने किए थे अब तक कॉलेज में। तो उसमें से एक प्रोजेक्ट डेटाबेस रिलेटेड था। सो बेसिकली डेटाबेस रिलेटेड प्रोजेक्ट था कैपराउंड सिस्टम। सो हमारा जो नॉर्मल एडमिशन सिस्टम होता है इंजीनियरिंग कॉलेज का, सिमिलर काइंड ऑफ मैंने एक पाइथन और माइस्क्यूएल यूज करके एक फ्रंट एंड जीयूआई बनाया था, जिसमें आप कॉलेज कोई भी चॉइस सिलेक्ट करो और फिर बेस्ड ऑन दैट रिजल्ट आएगा ऑटोमेटिकली। सो ये एक काइंड ऑफ मैंने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उसको सिंपलर वे में वो मॉडिफाई करने की कोशिश की, सिंप्लीफाई करने की। जी हाँ। तो उन्होंने वही पूछा कि प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या, और प्रोजेक्ट में क्या यूनिक फंक्शनैलिटीज है, कि क्यों बनाया है प्रोजेक्ट, बेसिकली एम क्या था। तो मैंने यही एम बताया उनको कि बेसिकली जो हम नॉर्मल अगर कोई भी वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे हम कैपराउंड के टाइम मतलब मुझे ये डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी थी कि इट वाज रियली टफ टू अंडरस्टैंड कि कौन से जगह से अप्लाई कर सकते, क्या एक प्रॉपर मैनुअल पूरा पढ़ना पड़ता था, उसके बाद ही समझ आता था कि कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है। तो उसके लिए थोड़ा मतलब जो अननेसेसरी ऑप्शन है, लाइक बेसिकली अगर आप अभी भी सीईटी के वेबसाइट पे सपोज जाते हैं, तो सीईटी के वेबसाइट पे आपको बहुत सारी लिंक्स दिखेगी कि हेल्पलाइन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, फिर इवन फॉर कॉलेजेस जो अलग पोर्टल होता है उसका भी लिंक दिखेगा। तो उससे कहीं ना कहीं जो अभी अगर एक पर्टिकुलर यूजर, अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो कुछ कुछ चीजें यूजफुल नहीं होती स्टूडेंट्स को, कि अभी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कॉलेज के लिए लॉगिन पोर्टल कहाँ पे, उधर क्लिक करके क्या होगा। सो मैंने ये ट्राई किया था कि ओनली फॉर स्टूडेंट पर्सपेक्टिव जो चीजें इंपॉर्टेंट है खाली वही चीजें स्क्रीन पर है। तो ऐसा करके मैंने सिंप्लीफाई करने का ट्राई किया था। तो ये प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने पूछा था। और दूसरा फिर सेकंड प्रोजेक्ट मेरा एक मशीन लर्निंग और एसक्यूएल कंबाइंड था। उसका नाम था डिजिटल सॉइल मैपिंग। तो उसमें मैं बेसिकली मशीन लर्निंग मॉडल्स यूज करके एक्यूरेसी चेक करा था कि कितना सही एक्यूरेटली प्रेडिक्ट हो रहा है। तो उस बेसिस पे मतलब बेसिकली मैंने रेज्यूमे में लिख के रखा था कि क्या क्या चीजें यूज हुई है, पाइथन, एसक्यूएल, एमएल वगैरह। तो वो बस चाहते थे कि थोड़ा मैं एलैबोरेट कर दूं कि एमएल में क्या यूज किया है। तो मैंने उनको मॉडल्स के बारे में बताया कि मैंने क्या क्या मॉडल्स यूज किए। तो दे वर हैप्पी इनफ आफ्टर नोइंग इट। एंड उसके बाद डायरेक्टली फोकस शिफ्ट हो गया प्रोजेक्ट से मेरे इंटरेस्ट के ऊपर। सो बेसिकली इंट्रो में ही मैंने कह दिया था कि मुझे कोडिंग में इंटरेस्ट है। तो वो कोडिंग के ऊपर थोड़ा डाइव कर गए। तो उसमें उन्होंने आई गेस कुछ बेसिक क्वेश्चन ही पूछे, कुछ ऐसा मुझे कोडिंग क्वेश्चन नहीं पूछा कुछ अलग से, बट कोडिंग रिलेटेड स्टफ पूछे, लाइक क्यू क्या होता, फिर ये बाकी चीजें क्या होती, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट किसमें होता है, स्टैक, राइट, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होता है, डिफरेंस क्या है। फिर एक नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपको ब्रेक और कंटिन्यू और पास, ये तीन चीज में डिफरेंस क्या है। तो मतलब ओवरऑल मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे थे इसमें। और बाकी उन्होंने बेस्ड ऑन मेरा रेज्यूमे देख के उन्होंने पूछा था कि इंटरेस्ट किस फील्ड में है ज्यादा, मतलब कौन से लैंग्वेज में आप प्रेफर करते हो, जावा, पाइथन, कौन सा। तो फिर मैंने पाइथन कहा था क्योंकि मैं जनरली कोडिंग भी जो करता हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, वो भी मैं पाइथन में ही करता हूँ। तो फिर डीएसए तुमने पाइथन में किया है? जी हाँ, डीएसए मैंने पाइथन में किया है। सी प्लस प्लस में मुझे बेसिक नॉलेज है, लाइक मैं सी प्लस प्लस में कोड लिख सकता हूँ बेसिक, बट नॉट विथ लाइक अगर कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें करनी हुई तो मैं सी प्लस प्लस में उतना अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, बट पाइथन में आई कैन डू इट। तो मतलब आपके स्टार्ट जो हुआ था वो प्रोजेक्ट से हुआ था, उसके अंदर आपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स दिखाए अलग अलग डोमेन के। हाँ। तो मतलब जो कंपनी आई थी वो स्पेशल पाइथन रिलेटेड, मतलब जो उनका रिक्वायरमेंट रहता है वो पाइथन ही था कि कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया गया था जॉब रोल? नहीं, ऐसा कुछ स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया था। उन्होंने बस लिखा था कि कमांड होनी चाहिए। इनफैक्ट अगर मैं कहने जाऊँ तो जो उनका ऑनलाइन टेस्ट हुआ था कोडिंग का, और वो उसमें पाइथन का लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन तक नहीं था, मतलब कोड जो लिखना था वो पाइथन में अलाउड नहीं था वहाँ पे। तो क्योंकि क्वेश्चन काफी इजी था तो बेसिकली लॉजिक तो सेम ही था, तो आप पाइथन में लिखो या सी प्लस प्लस। तो एज मुझे बेसिक सी प्लस प्लस आता था तो मैं वो कोडिंग क्वेश्चन कर पाया था उधर सी प्लस प्लस में। मतलब आपका बैकअप रेडी था? हाँ, बैकअप काइंड ऑफ बोल सकते हैं आप। तो वैसा सीन था। और फिर वही मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया था रोल।
एंड इवन अगर मैं आपको करंट सिचुएशन बताऊं तो अभी जैसे इंटर्नशिप जो 6 लोग को लगी थी कॉलेज से हमारे यूबीएस कंपनी में, तो इस कंपनी ने क्या किया कि 4 लोग को पुणे में रखा और 2 लोग इंक्लूडिंग मी हमें हैदराबाद भेज दिया। अच्छा, internship वो में। आपने डिसाइड किया कि उन्होंने ही भेज दिया? उन्होंने खुद से डिसाइड किया, हमें जॉब लोकेशन का प्रेफरेंस नहीं मांगा गया था। आई ओके। गेस उन्होंने बेस्ड ऑन रेज्यूमे डिसाइड किया। तो इसमें भी रोल का कुछ फर्क हुआ है कि जो लोग हैदराबाद अभी आए हैं जैसे मैं, तो हम लोग को एक डेटा एनालिस्ट इंटर्न वाला टैग मिला है, ये रोल मिला है डेटा एनालिस्ट रिलेटेड। और जो लोग शायद पुणे में अभी काम कर रहे हैं उनका डेटा एनालिस्ट रोल नहीं है, उनका नॉर्मल आप कह सकते हैं एसडी रिलेटेड कुछ रोल है वैसा। सो आई मतलब गेस वो लोग पुणे कुछ वाले। डिफरेंट चीजों पे, या जो वो लोग कुछ डिफरेंट चीजों पे काम कर रहे हैं, हम कुछ डिफरेंट चीज पे। तो जैसे यहाँ पे अगर कोई आता है तो यहाँ पे डेटा एनालिस्ट है तो उसको पाइथन की जरूरत होगी, वैसा सीन है। अच्छा, मतलब आपका जो पाइथन था वो स्ट्रॉन्ग था, इसलिए आपको हैदराबाद भेज दिया हाँ उस हो लोकेशन सकता पे। है, बट अभी कुछ मतलब कह नहीं सकते कि यही रीजन हाँ। था क्या, बट पॉसिबिलिटी है। हाँ, जैसे रिक्वायरमेंट रहती है वैसे कंपनी भेजती रहती है उधर उधर। जी हाँ। तो डीएसए की बात की आपने, तो आकाश मुझे जरा बता ना, डीएसए के अंदर आपको लिखने को बोला था कुछ कोडिंग वगैरह? क्योंकि बहुत इंटरव्यू में क्या होता है नहीं। कि लिखने को बोलते हैं कोड। जी हाँ। हाँ, सो वही मैं कह रहा था कि नहीं, मुझे ऐसा कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं पूछा। इवन लाइक एनी लॉजिकल या एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया था अच्छा। इंटरव्यू में। तो पूछा गया था क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी, लाइक कुछ लोगों के दो राउंड्स हुए थे शायद इंटरव्यू के। तो उनके मतलब बेस्ड ऑन इंटरव्यूअर उन्होंने डिसाइड किया होगा आई गेस। तो उनका फर्स्ट राउंड में नॉर्मल उनको टेक्निकल क्वेश्चन पूछे थे, और सेकंड राउंड में एचआर राउंड काइंड ऑफ हुआ था उनका। तो उसमें उनको थोड़े एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। अच्छा, तो मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है जी इंटरव्यू। हाँ। सो इवन लाइक अगर मैंने जो अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताया उसमें मुझे कोई मैंने बताया कि कोई एसक्यूएल रिलेटेड मुझे क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, बट कुछ लोगों को एसक्यूएल रिलेटेड पूछा गया था। और हो सकता है उनको एसक्यूएल रिलेटेड पूछा था तो उनको कोडिंग रिलेटेड ज्यादा नहीं पूछा था। तो मतलब काइंड ऑफ वो डिपेंड करता कि इंटरव्यूअर कैसा है, उसको क्या पूछना है, और बेस्ड ऑन आपने अब तक क्या बोला है इंटरव्यू में उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे मैंने स्टार्ट में ही इंट्रो में ही मैंने बता दिया कि कोडिंग में इंटरेस्ट है, सो उसके वजह से उसने वो पॉइंट आउट करके आगे गया था वो उस बेसिस पे पूछने। सो काइंड ऑफ मैं ये कह सकता कि इंटरव्यू किस डायरेक्शन में लेके जाना है वो काइंड ऑफ हम क्या बोल रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। ओके। तो आकाश, आपने बोला कि जैसे आपने कोडिंग में इंटरेस्ट था तो आपने बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व किया है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। मतलब पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर जब कंपनी कैंपस में आती है तब उसके पहले जो प्रिपरेशन करने होते हैं, तो ये आपने कब से स्टार्ट की थी? प्रिपरेशन मैंने तकरीबन अगस्त 2022 से चालू कर दी थी जब मैं थर्ड ईयर में एंटर किया था, क्योंकि उसके पहले कॉलेज ऑनलाइन था तो उतना मुझे आइडिया नहीं था कोडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में। तो मैंने अराउंड अगस्त 2022 से चालू किया था प्रिपरेशन। तो तभी मैंने स्टार्ट किया था कोडशिफ्ट से। फिर कोडशिफ्ट पे क्योंकि इजी क्वेश्चन होते डिवीजन 4 में, तो उधर से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर धीरे धीरे मैंने उस समय कोडशिफ्ट लीड कोड करता था एक साथ। फिर एक बार मैं कोडशिफ्ट पे एक लेवल पे पहुंच गया था 3 स्टार के, तो फिर मैंने कोड कोर्सेज भी स्टार्ट कर दिया अराउंड अक्टूबर। तो इस तरह से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। कंपनी तो फरवरी में आई थी, फरवरी 2023 में, बट मैंने प्रिपरेशन अगस्त 2022 से स्टार्ट कर दी। एक्चुअली मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि जब भी सब लोग स्टार्ट करते तब डायरेक्टली जंप करते अलग अलग मतलब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि मैं जीएफजी करूँ, लीड कोड करूँ, कोडशिफ्ट करूँ। तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टिक होना जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि स्टार्ट थोड़े से करोगे तो अच्छे से मतलब क्वेश्चन को समझ पाओगे, फिर बाद में बड़े वाले क्वेश्चंस कर पाओगे। तो मैंने ये भी सुना है कोडशिफ्ट के ऊपर स्टोरी वाले ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, ताकि स्टोरी दिया रहता है बहुत सही। तो थोड़ा डर नहीं लगा था डायरेक्ट कोडशिफ्ट स्टार्ट किया था तो? मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ था। हाँ, तो कोडशिफ्ट के क्वेश्चंस का अगर बात करें तो फिर उसमें कोई स्टोरी वाले क्वेश्चंस तो रहते हैं, बट कैसा अगर आपको भी पता होगा कि उसमें डिविजन्स रहते हैं, डिवीजन 1 2 3 4। तो जो डिवीजन हम कभी भी स्टार्ट करते हैं डिवीजन 4 वाले क्वेश्चंस पहले आते हैं। तो जो शुरू के क्वेश्चंस होते हैं जो एकदम डिवीजन 4 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही बेसिक होते हैं। लाइक आपको बोल दिया होगा कि अगर 4 एप्पल्स है, 3 ऑरेंजेस है, तो टोटल फ्रूट्स कितने हैं, ये इसके लिए कोड लिख के दिखाओ। सो वो बहुत ही बेसिक चीज हो गया। तो मतलब एक काइंड ऑफ
वो थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है एकदम जो न्यूबी होते हैं। तो इसलिए मुझे कोड शेफ थोड़ा अच्छा लगा था। धीरे धीरे मतलब जैसे कि आपने कहा स्टोरी क्वेश्चंस, तो उसमें हाँ मुझे भी प्रॉब्लम आता था इनिशियली, बट जैसे जैसे प्रैक्टिस हुआ, जैसे जैसे एक दो क्वेश्चन उस टाइप के सॉल्व होने लगे, फिर थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा कि किस टाइप से अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को, क्या चीज इंपॉर्टेंट है उस स्टोरी में, क्योंकि वो स्टोरी लिखने का उनका होता है कि हमारा टाइम वेस्ट करना होता है उनको, कि उन्हें उनको क्वेश्चन एक लाइन का होगा बट वो एक पैराग्राफ लिख देगी कि आप सोचते बैठो कि इसका कुछ इंपॉर्टेंस है कि नहीं। तो वो उस समय अगर उस टाइप के क्वेश्चन हम ज्यादा सॉल्व करते तो मेरे हिसाब से एक हमें आइडिया लग जाता है कि कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, किस पे ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि कभी कभी इनफैक्ट मैं ये भी कहूंगा कि आपने अच्छा पॉइंट निकाला स्टोरी क्वेश्चन का, कि कोई भी क्वेश्चन कभी भी हमें पूरा रीड करना चाहिए। क्योंकि मैं ये मिस्टेक करता था कि जब मैं इनिशियली स्टार्ट किया था कॉन्टेस्ट देना, तो फिर मैं क्वेश्चन रीड कर रहा था और आधा पार्ट ही रीड करके मैं सोचने लगता था कि हाँ ऐसा है तो इसको ऐसे कैसे आगे का सॉल्व कर सकते हो ऐसे। बट जब मैं पूरा पढ़ता था तो लास्ट क्वेश्चन पढ़ के, मतलब जो लास्ट में उनको क्या आउटपुट चाहिए वो पढ़ के हाँ हाँ मुझे ये समझ आता कि उतना सब जो मैं सोचा वो टाइम पास किया मैं, क्योंकि वो चीज करने की जरूरत नहीं होती कई बार। और हमें लगता है कि ऐसा कर सकते हैं ऐसा कर सकते हैं, बट इम्पोर्टेंट है कि पहले हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, और फिर फाइनली एक्सपेक्टेड क्या है उनको उस हिसाब से सोचना चाहिए। हाँ क्योंकि कोडिंग राउंड में क्या होता है कि इस स्टोरी लाइन के बेस पे ही कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। तो वो कोडिंग जी राउंड में हमें वही दिक्कत आती है कि अगर आपने डायरेक्ट वाले क्वेश्चन किए होंगे, आपने स्टोरी का आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो वो जी समझ में नहीं आता कि एक्चुअल क्वेश्चन क्या था और करना क्या था। तो ये करेक्ट। सेम थिंग मेरे साथ भी हुई थी कि स्टोरी में मतलब मैं कंफ्यूज हो जाता था कि कैसे मुझे करना है इसके अंदर। क्वेश्चन समझता नहीं तो हाँ अप्रोच तो दूर की बात है। तो करेक्ट। ये स्टार्ट आपने कोडशिप से किया, तो स्टार्टिंग से पाइथन यूज़ कर रहे थे आप? हाँ मतलब एक्चुअली क्या हुआ था, इसका स्टोरी है बिफोर कोड शेफ इवन कॉलेजेस में कुछ कुछ क्लब्स कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करते रहते, राइट। सो हाँ हाँ कॉलेजेस में एक बार IEEE ने और एक एकसूत्रम, जो हमारे दो क्लब्स है कॉलेज के, हाँ एकसूत्रम हाँ मैथ्स रिलेटेड क्लब है, तो इन्होंने कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किए थे कोडिंग कॉन्टेस्ट, तो उसमें मैंने पार्ट लिया था। तो वो था फर्स्ट ईयर का टाइम, जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब सी लैंग्वेज सीखा था हमने फर्स्ट सेमेस्टर में, और सेकंड सेमेस्टर में पाइथन सीखा था। तो फिर पाइथन तभी हाँ मेरा फ्लो पाइथन में थोड़ा सा बन गया था। तो मैंने तभी जब पहली बार कोड लिख किया था किसी कॉन्टेस्ट में, तब मैंने पाइथन से ही स्टार्ट किया। क्योंकि इवन मैं अच्छा ये कहूंगा कि जब मैं कॉन्टेस्ट स्टार्ट करने वाला था तब तक मैं श्योर नहीं था मैं कौन से लैंग्वेज में लिखूंगा। बाय डिफॉल्ट मैं, क्योंकि पाइथन में लिख रहा था उस सेमेस्टर में कोड, तो फिर मेरा बाय डिफॉल्ट पाइथन ही स्टार्ट कर दिया मैंने। फिर मैं अच्छा तब से फिर पाइथन ही कंटिन्यू कर रहा। ऑल्सो अच्छा ये चीज मैं मतलब कहना चाहूंगा जो हमारे ऑडियंस है उनके लिए, कि हम्म लैंग्वेज उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप किस लैंग्वेज में कर रहे हो, हम्म लॉजिक ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मतलब एक यहाँ पे मतलब एक सबका ओपिनियन रहता कि पाइथन से बेटर CPP है फॉर कोडिंग। क्योंकि हम्म जैसे मैंने भी बताया UBS ने भी इनफैक्ट पाइथन अलाउ नहीं किया था कोड करने के हाँ लिए, CPP यूज किया। सो आई एग्री वो चीज है, बट अगर आपको एक बार लॉजिक समझ गया तो आप कोई भी लैंग्वेज में कोड लिख सकते हो, अगर आपको एटलीस्ट हम्म बेसिक्स पता है कुछ लैंग्वेजेस के। हम्म तो अब आगे जैसे जाके मैंने सिंटैक्स बैकअप, सीख सकते हो वैसे। राइट, तो जैसे मैंने एज ए बैकअप CPP का बेसिक करके रखा था, तो उसकी वजह से मुझे हेल्प हो गया। सो हम्म वही मैं कहना चाहूँगी कि लैंग्वेज पे उतना ज्यादा भी ये फोकस नहीं करना चाहिए। क्योंकि इनफैक्ट मैं भी इस डाउट में था इनिशियल स्टेज हम्म पे, जब मैं स्टार्ट किया था, मतलब थर्ड ईयर जब एंटर हुआ था मैं, तब मैं ये डाउट में था कि क्या मुझे पाइथन से CPP पे शिफ्ट होना चाहिए। बट हम्म मेरी एल्डर सिस्टर है, उन्होंने भी मुझे गाइड किया कि अगर तेरा पाइथन में अच्छा चल रहा है और तू उसमें हम्म ज्यादा कंफर्टेबल है तो स्टिक विद पाइथन, बिकॉज एनीवेज कंपनी तू वो सिलेक्ट कर सकता, मतलब तू उसमें अप्लाई कर सकता जिसमें पाइथन है, राइट। हम्म इवन इवन दो UBS ने कोडिंग टेस्ट में नहीं दिया, लेकिन अभी जो मैं काम कर रहा हूँ वो पाइथन रिलेटेड ही कर रहा हूँ पाइथन पे सपोज। हाँ सो इसलिए कुछ मतलब अगर आप एक बार कोई लैंग्वेज अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं कह रहा कि पाइथन ही करना चाहिए, आपको हम्म जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, आपको जिस लैंग्वेज में इंटरेस्ट है उसके साथ जाइए, और एक बैकअप के रूप में आप एक और लैंग्वेज सीख के रखिए, जिससे अगर किसी भी टेस्ट में हो सकता है आपका जो प्रेफर्ड लैंग्वेज है वो ना हो, तो आप ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ही कुछ ना कर पा रहे हो, कुछ तो भी आप हम्म ऐसा बैकअप के लिए बेसिक सीख के रखिए एटलीस्ट, ऐसा मेरा ओपिनियन है, क्योंकि मुझे ये चीज हाँ हेल्प की है अब तक। क्योंकि एट द एंड लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉजिक बिल्डिंग ही इंपॉर्टेंट है। करेक्ट।
राइट। तो ये मेरा मेरा खुद का क्वेश्चन है एक्चुअली, कि मुझे एक डाउट था कि कभी बोर नहीं होता? जी कभी बहुत लोग लगता है कंसिस्टेंसी, डीएसए की जब बात करते हैं तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जी। ऐसा होता नहीं है कि बहुत दिन से डीएसए कर रहे हैं यार, बोर हो रहा है अब तो ऐसा कुछ हुआ था हाँ, तुम्हारे साथ? बिल्कुल ऐसा होता है। इनफैक्ट बोर तो अलग ही चीज है। कई बार ऐसा होता है कि अ, ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि हम अच्छा कॉन्टेस्ट दे कोई, और हमारे हाँ कॉन्टेस्ट अच्छे नहीं जा रहे होते, तो तभी हाँ। मन करता है कि सब कुछ बंद कर दो। और अगर एग्जैक्टली। ऐसा मन कर रहा है तो वही कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा। हाँ, तो इवन मैंने भी ऐसा फेस किया है कि कभी कभी एकदम बोर हो जाता है। कोई अगर कॉन्टेस्ट कंटिन्यूस दे रहे हैं आप वैसा। इनफैक्ट बोर से भी ज्यादा मैंने ये नोटिस किया है कि कभी कभी मतलब ऑब्वियसली हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा कॉन्टेस्ट अच्छा जाए, बट कभी कभी होता है कि आप पूरे हफ्ते कॉन्टेस्ट दे रहे हो, एक भी कॉन्टेस्ट अच्छा नहीं जा रहा, तो एक काइंड ऑफ हाँ ऐसा मन करता है सब कुछ छोड़ दो। तो उस समय एग्जैक्टली। मेरा ओपिनियन ये होता है कि आप उस समय सबसे बेस्ट होता है कि आप ब्रेक ले लो थोड़ा। क्योंकि मेरे लिए ये चीज वर्क की है कि होता था कभी कभी कि मैंने कोड शेफ दे दिया, कोड फोर्सेस दे दिया, लीड कोड दे दिया, सब कॉन्टेस्ट खराब गए एकदम, एक्सपेक्टेशन से खराब, मेरी रेटिंग डाउन हो रही। तो फिर उस समय मैं एक एक वीक का कभी कभी पॉज ले लेता। मतलब ये नहीं कह रहा कि अगर आपका कभी भी ऐसा हो तो हमेशा पॉज लेना चाहिए, ये आपके हाँ। ऊपर डिपेंड है कि आपको उस समय कैसा लग रहा है। कि आपको लग रहा है कि नेक्स्ट कॉन्टेस्ट नेक्स्ट वीक भी देना चाहिए, अगर आपको लग रहा है तो आप बिल्कुल दीजिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, हो ही नहीं रहा एकदम, ये नहीं हो रहा, क्लिक नहीं हो रहा कुछ, तो आप होता है कि आप थोड़ा ब्रेक ले लो और फ्रेश माइंड से वापस स्टार्ट करो। तो वो चीज मेरे हिसाब से वर्क करती है और बेटर रहती है। ये कॉन्टेस्ट देने से आपको एक कंपटीशन की आइडिया लग जाती है, राइट? ये जी हाँ, कंपटीशन इम्पोर्टेंट है ना। इम्पोर्टेंट क्यों है? बिल्कुल। क्योंकि अपने को रिवीजन के लिए कॉन्टेस्ट से समझ में आता है कंपटीशन कितनी ज़्यादा है, और अपन उसी हिसाब से पढ़ते भी है कि राइट। कौन से टॉपिक्स को कवर करना है अपने को। करेक्ट। तो ये कॉन्टेस्ट की बहुत बढ़िया हैबिट है एक्चुअली। तो ये बात हुई पूरी डीएससी की। तो अब मैं बोलना चाहूँगा कि अपने को इंटरव्यूज़ के लिए कोर सब्जेक्ट भी प्रिपेयर करने होते हैं, लाइक कंप्यूटर फंडामेंटल्स। तो वो कहाँ से प्रिपेयर किया आपने? कोर फंडामेंटल्स तो मैंने हमारे जो रेगुलर कोर्स थे तो उसमें कुछ कुछ सब्जेक्ट्स हमने पढ़े थे, जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड कंप्यूटर नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब बेसिक्स पढ़ लिए थे। सो लाइक हाँ। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क रिसेंट में थर्ड ईयर में ही पढ़ा था, तो वो थोड़ा फ्रेश था। बट डेटा अच्छा। स्ट्रक्चर्स और डीबीएमएस थोड़ा रिवाइज करना पड़ा, क्योंकि वो सेकेंड ईयर में पढ़ा था हमने। तो फिर इस मतलब उसके लिए मैं जनरली जो मेरे नोट्स है वो रेफर करता हूँ, और कुछ कुछ वीडियोस देखता हूँ। लाइक डेटा स्ट्रक्चर्स के तो मैं कहूँगा कि यूट्यूब पे बहुत कुछ अवेलेबल है। तो उस चीज से एटलीस्ट अगर कोई एक बार आप एक वीडियो देख के अगर आप उसका नोट्स बना लेते हो, इन नोट्स का भी मतलब सिर्फ आपको बेसिक पॉइंट्स लिखने होते हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो एक अगर बेसिक पॉइंट्स लिख दे तो फिर वो एक्साइट हो जाता है कि हाँ ये हो गया। तो आकाश, जैसे कि तूने बताया था कि आपने रिज्यूमे हार्ड कॉपी लेके गए थे इंटरव्यू के वक्त। तो इंटरव्यू के बारे में मतलब रिज्यूमे का कितना इम्पोर्टेंस रहता है इंटरव्यू में? रेज्यूमे का इम्पोर्टेंस तो रहता है इंटरव्यू में, क्योंकि रेज्यूमे में आप क्या लिख रहे हो और कितना लिख रहे हो उसके ऊपर बहुत इम्पोर्टेंस है। क्योंकि जो भी इंटरव्यूअर है या जो भी एचआर है, जो भी हमारा रेज्यूमे गो थ्रू करता है, उसके पास इतना टाइम तो नहीं रहता कि वो पूरा रेज्यूमे पढ़ पाए हमारा। एक पेज का अगर हमने रेज्यूमे लिखा हो तो वो उसमें कीवर्ड्स ढूंढने की कोशिश करता है। तो अगर आपने अच्छे से कुछ इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हाईलाइट किए होंगे या फिर थोड़ा स्पेसिंग देके एक अलग से उसको दिखाया होगा अपने पेज पे, तो वो ज्यादा इफेक्ट डालेगा। तो मतलब मेरे हिसाब से रेज्यूमे इस तरह से बनाना चाहिए कि वो देखने में एकदम भरा भरा भी नहीं दिखना चाहिए, बट उसमें और आपको जो जो इम्पोर्टेंट चीजें दिखानी है वो होनी चाहिए उसमें। सो काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं कि आप एक एक तो जनरल स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉलो करना चाहिए किसी को भी, कि नेम और फिर उस हिसाब से फिर करंट आप क्या कर रहे हैं, फिर पास्ट आपका क्वालिफिकेशन क्या है, अचीवमेंट्स क्या है, आपके प्रोजेक्ट्स क्या है, ये सब बेसिक चीजें तो सबको पता ही है। बट उसमें भी आपको कितना लिखना है और कैसे क्या हाईलाइट करना है वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अभी अगर मैं प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ लिख भी दूं वहां पे, तो भी वो इंटरव्यूअर मुझे खुद तो प्रोजेक्ट पूछेगा ही, बट उसको एक आइडिया लगने के लिए आप थोड़ा एक दो लाइन लिख सकते हो प्रोजेक्ट के बारे में कि इस प्रोजेक्ट में आपने
ये चीज किया है, तो मतलब उसको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। क्योंकि अगर आप इवन दो कोई आप प्रोजेक्ट के बारे में एक पूरा पैराग्राफ भी लिख दोगे तो भी वो पूरा पैराग्राफ तो एनीवेज पढ़ेगा नहीं। तो आपको ऐसी चीजें लिखनी है जो एकदम शॉर्ट हो और आपके मेन पॉइंट्स हाईलाइट भी कर दे। सो लाइक मैंने जब लिखा था रेज्यूमे में प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो मैंने कुछ ऐसा लाइन नहीं लिखे थे, मैंने बस प्रोजेक्ट का टाइटल दिया था और टाइटल के बाजू में क्या टेक्नोलॉजीज यूज किए उसमें वो लिख दिया था। तो उनसे उससे उनको एक बेसिक आइडिया लग जाता कि हाँ ये टेक्नोलॉजी यूज किया। अभी उनको ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता कि मैं प्रोजेक्ट क्या बनाया कैसे बनाया, उनको खाली पता होना चाहिए कि क्या टेक्नोलॉजी यूज करिए, मतलब इसको ये टेक्नोलॉजी आती होगी, उनको एक ये समझ जाता है। और फिर बाकी वो इंटरव्यू में पूछ ही लेगी आपको कि आपके प्रोजेक्ट में क्या यूनिकनेस थी वैसे। तो आकाश, जैसे अपनी बात चल रही थी रेज्यूमे के बारे में, तो तुम्हारे रेज्यूमे में कितने प्रोजेक्ट्स मेंशन किए थे तूने, और अलग अलग डोमेन्स का भी वो भी बता देना एक बार। हाँ, सो मेरे रेज्यूमे में काइंड ऑफ 3-4 प्रोजेक्ट्स थे, मतलब आई गेस 5 प्रोजेक्ट्स थे रेज्यूमे में। तो 5 प्रोजेक्ट्स में एक प्रोजेक्ट प्योर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम था कैपराउन के ऊपर, और दूसरा प्रोजेक्ट था एमएल और डीबीएमएस का थोड़ा कॉम्बिनेशन, और एक बाकी एक सिंपल प्रोजेक्ट था पाइथन में जो था वॉइस असिस्टेंट। तो हमने फर्स्ट ईयर में ही बनाया था ग्रुप में एक वॉइस असिस्टेंट। और एक और प्रोजेक्ट था ऑपरेटिंग सिस्टम के फेज 1 और फेज 2, तो ये बनाया था। तो एक बेसिकली एक C++ का प्रोजेक्ट हो गया था और बाकी पाइथन के प्रोजेक्ट्स हो गए थे। और एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन IoT बेस्ड प्रोजेक्ट था एक, तो उसमें हमने होम सिक्योरिटी सिस्टम बनाया था। तो उसमें वो काइंड ऑफ IoT का उसमें आ गया। तो वो काइंड ऑफ ये 3 डिफरेंट टाइप ऑफ डोमेन्स के प्रोजेक्ट्स कवर हो गए थे। मतलब रेज्यूमे के अंदर अलग अलग डोमेन के प्रोजेक्ट अच्छे हो तो थोड़ा इंप्रेशन भी पड़ता है इंटरव्यूअर्स के सामने, तो उनको लगता है कि ये एक्सप्लोर कर सकता है। जी हाँ, वो भी एक अच्छी चीज़ है। और इवन अगर आप मतलब ज़्यादा डोमेन्स भी ना रखे, बट आपका जो कंपनी है उससे रिलेटेड अगर डोमेन्स हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है वैसे। सही है। तो ये पूरी बात हुई अपनी आज पूरे इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। आकाश, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करके, अपने ऑडियंस को भी बहुत सारे नए नई चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिली है। तो बस एक लास्ट क्वेश्चन मेरे तरफ से कि अभी जो फर्स्ट ईयर वाले लोग हैं, अभी जो थर्ड ईयर में आए, उनका प्लेसमेंट अभी स्टार्ट होने वाला है, तो उनके लिए कुछ टिप्स यहाँ पर देना चाहोगे? ऐसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी थर्ड ईयर में आ गए तो ऐसा कोई ना सोचे कि अब टाइम बहुत हम लेट तो नहीं हो गए कुछ स्टार्ट करने में, क्योंकि मैंने भी थर्ड ईयर में ही बेसिक स्टार्ट किया करना। तो बस मेहनत करते रहना चाहिए और कभी ऐसा गिव अप नहीं करना चाहिए। मेरा बस इतना ही रहेगा कि क्योंकि मैं ये समझ सकता हूँ कि मुझे भी ऐसा बहुत बार लगा कि जब कोई कंपनी आती थी, क्योंकि मेरे सिलेक्शन के पहले भी 2-3 कंपनीज आई, बट मेरा उसमें नहीं हुआ। बट वो कुछ फेज होता, मतलब एक तरह से कि आप डिमोटिवेट हो जाते हो कि मेरा क्यों नहीं हो रहा है इसमें, क्योंकि आप देखते हो आपके दोस्तों का हो रहा है सिलेक्शन, आप भी उतना ही मेहनत कर रहे हो, पर हो सकता है आपसे पहले किसी और का हो। ये चीज आपको हर जगह देखने मिलेगी। तो इसलिए कभी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि एक ना एक टाइम आपका भी समय आएगा। और बस अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत करोगे तो एक ना एक दिन आप भी सक्सेसफुल हो ही जाओगे। तो बस यही कहना चाहूँगा कि हमेशा ट्राई करते रहो, बस दैट्स इट। ऑल द बेस्ट। बहुत बढ़िया, ऑलवेज मोटिवेटेड रहो। ऐसा नहीं कि अगर आपको नहीं लग रही प्लेसमेंट तो अभी छोड़ दूंगा सब कुछ, ऐसा नहीं होता। हर एक का एक फेज़ रहता है, वो फेज़ जाने के बाद सब कुछ अच्छा ही होता है। तो आकाश, तुम्हारे साथ बात करके बहुत मज़ा आया, बहुत लोगों को कुछ नए नए सीखने को मिला है। पूरे इंटरव्यू प्रोसेस का जो पूरा जो एक एक पहलू था वो सब यहाँ पर अनबॉक्स कर दिया है आकाश ने हमारे साथ। तो यार बहुत मज़ा आया। तो ऐसे ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ हम अगले वीडियो के अंदर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। थैंक यू आकाश। Also, thank you so much, Aditya, for inviting me on this podcast. It was really pleasure to be a part of this podcast. Thank you so much.